प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। क्वांटम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है का उत्तर दें। यह सूक्ष्म कणों द्वारा प्रदर्शित परिघटनाओं पर आधारित है। क्वांटम यांत्रिकी संभाव्यता आधारित है, जबकि पारंपरिक यांत्रिकी निश्चयात्मक है। बजट 2020-21 में क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई थी। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। यह परमाणु और उप परमाणु स्तर पर ऊर्जा एवं पदार्थ की व्याख्या करता है। क्वांटम प्रौद्योगिकियां सूक्ष्म कणों द्वारा प्रदर्शित परिघटनाओं पर आधारित होती हैं, जो सामान्य सूक्ष्म द्रष्टव्य वस्तुओं के व्यवहार से काफी भिन्न होती हैं। इसे 4 कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर और क्वांटम मटेरियल। इन सभी कार्य क्षेत्रों को व्यापक रूप से संबोधित करने और इसकी प्रगति के लिए भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। इसकी घोषणा फरवरी 2020 के बजट में भी की गई थी। इस मिशन की अवधि 5 वर्ष की होगी। इस मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा और इसमें दूरसंचार विभाग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग समेत कई मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित यांत्रिकी पर आधारित पारंपरिक भौतिकी द्वारा इन सूक्ष्म कणों के व्यवहार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत इनके अध्ययन का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, जिसके लिए आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वांटम यांत्रिकी संभाव्यता आधारित है तथा इसके विपरीत पारंपरिक यांत्रिकी निश्चयात्मक है। हाल ही में दूरसंचार सचिव के राजा रमन ने दिल्ली में क्वांटम संचार प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है और द्वारा विकसित स्वदेशी क्वांटम कुंजी वितरण समाधान का अनावरण किया है, जो मानक ऑप्टिकल फाइबर पर 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी का वहन कर सकता है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने उच्च राख अंश वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने के लिए एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित पहला पायलट प्लांट कहां स्थापित किया गया है? डिगवाडी, हैदराबाद, सिंगरौली, फरक्का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद। भारत ने उच्च राख अंश वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इसके लिए हैदराबाद में पहला पायलट प्लांट स्थापित किया गया है। यह तकनीक देश को स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी और परिवहन ईंधन के रूप में मेथनॉल के उपयोग को बढ़ावा देगी तथा कच्चे तेल के आयात को कम करेगी। कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने की व्यापक प्रक्रिया में कोयले का संश्लेषण, गैस में रूपांतरण, सिनगैस की सफाई और कंडीशनिंग, सिनगैस से मेथनॉल रूपांतरण और मेथनॉल शुद्धिकरण शामिल है। अधिकांश देशों में कोयले से मेथनॉल संयंत्र कम राख अंश वाले कोयले से संचालित होते हैं। भारतीय कोयले के संदर्भ में अधिक मात्रा में राख को प्रबंधित करने तथा उच्च ताप को संभालना एक चुनौती है। इस चुनौती को दूर करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सिनगैस का उत्पादन करने और फिर 99% शुद्धता के साथ सिनगैस को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए उच्च राख अंश वाले भारतीय कोयले के लिए उपयुक्त द्रवित तल गैसीकरण तकनीक विकसित की है। प्रतिदिन 0.25 मीट्रिक टन तक मेथनॉल उत्पादन क्षमता वाली यह पायलट पहल नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है। यह स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर था। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। उच्च आकांक्षा गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसका उत्तर दीजिए। इस गठबंधन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की दिशा में कार्य करना है। ब्रिक्स समूह से
भारत इसमें शामिल होने वाला पहला देश है। इसकी पहल जानकारी 2021 में पेरिस में वन प्लेनेट समिट में शुरू की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति तथा लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है। यह 70 से अधिक देशों का एक समूह होगा। वर्तमान में विश्व के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति वाले यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देश HAC के सदस्य हैं। भारत HAC में शामिल होने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह का पहला देश है। इस गठबंधन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि तथा महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की दिशा में कार्य करना है। इसी वर्ष पेरिस में हुए वन प्लेनेट समिट के दौरान इनकी शुरुआत की गई है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतरिक्ष एवं उपग्रह के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों का प्रमुख औद्योगिक संघ है। इसका प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है। रिलायंस, टाटा, लार्सन एंड ट्रूबो, नॉल्को, वनवेव, भारतीय एयरटेल आदि इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष एवं उपग्रह क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों का एक प्रमुख औद्योगिक संघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने एवं नवाचारों को अपनाने की महत्वाकांक्षा रखता है। यह संघ अंतरिक्ष संबंधी नीतियों का समर्थन करेगा तथा सरकार और इसकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ जुड़ेगा। इस संघ का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है। इसके संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड ट्रूबो, नेल्को, वनवेव, भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समर्थ प्रशिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना के अनुरूप हैं। इन केंद्रों पर प्रति प्रशिक्षु 200 रुपए प्रतिदिन के मेहनताने का भुगतान किया जा रहा है तथा इसके अंतर्गत सफल प्रशिक्षित कारीगरों को मेहनताने का भुगतान सीधे उनके खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में विभिन्न शिल्पों के 75 प्रशिक्षण केंद्रों पर समर्थ प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। समर्थ प्रशिक्षण 2250 कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन केंद्रों पर प्रति प्रशिक्षु 300 रुपए प्रतिदिन का मेहनताना दिया जा रहा है। समर्थ प्रशिक्षण के सभी पाठ्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना के अनुरूप है। इसके अंतर्गत सफल प्रशिक्षित कारीगरों को मेहनताने का भुगतान सीधे उनके खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विभाग द्वारा कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जाता है और इसीलिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।